वेलकम बैक स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो आपके पास है गोनेड्स। गोनेड्स क्या होते हैं? हम लोग कहते हैं जैसे ओवरीज हैं फीमेल्स के अंदर और टेस्टिस हैं आपके पास मेल्स के अंदर। अब ये गोनेड्स क्या करते हैं, ये आपके पास डिफरेंट हार्मोन्स हैं उनको स्क्रीट करते हैं, जिनको वन बाय वन हम लोग आज जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं ओवरी को। ठीक है, ओवरी आपके पास फीमेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, जो कि बेसिकली दो हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है। एक आपके पास है एस्ट्रोजन हार्मोन, दूसरा आपके पास है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ठीक है, एक आपके पास है एस्ट्रोजन हार्मोन, दूसरा आपके पास है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तो आपके पास ये आपके पास जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। इसमें अगर आप देखें तो आपके पास दो ओवरीज आ रही हैं। ठीक है, यानी कि पेयर ऑफ ओवरीज आ रही हैं, यानी कि एक आपके पास लेफ्ट ओवरी आ रही है, एक आपके पास जो है वो राइट ओवरी आ रही है। तो आपके पास जो है वो फीमेल बॉडी के अंदर पेयर ऑफ ओवरीज जो है वो प्रेजेंट होती हैं। अच्छा जी, तो हम लोग जब गोनेडोट्रोफिन हार्मोन्स जो है उनको डिस्कस कर रहे थे, जो पिट्यूटरी ग्लैंड की इंटीरियर लोब में हम लोगों ने डिस्कस किए थे, तो हम लोगों ने देखा था उसमें तीन हार्मोन्स आ रहे थे। यानी कि आपके पास फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आ रहा था FSH, दूसरा आपके पास LH आ रहा था ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और थर्ड आपके पास आ रहा था प्रोलेक्टिन। तो हम लोगों ने बात की थी कि ये तीनों हार्मोन्स क्या करेंगे, जाके गोनेड्स की स्क्रीशन को कंट्रोल करेंगे। यानी कि क्या करेंगे, आपके पास ओवरी की स्क्रीशन को भी कंट्रोल करेंगे और आपके पास टेस्टीज की स्क्रीशन को भी कंट्रोल करेंगे। तो अभी हम लोग वन बाय वन देखेंगे कि ये आपके पास जो गोनेडोट्रोफिन फैक्टर्स आ रहे हैं, जो गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स आ रहे हैं, वो किस तरह से ओवरी की स्क्रीशंस को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो आपके पास आता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, आपके पास फॉलिकल्स को डिवेलप करवाता है। ठीक है, फॉलिकल्स को डिवेलप करवाएगा, फिर उसके बाद ये क्या करेगा कि उन फॉलिकल्स के अंदर से सिर्फ एक फॉलिकल को फर्दर डिवेलप करवाएगा। यानी कि जैसे ये आपके पास जो है वो फॉलिकल्स प्रोड्यूस हुए, उसके अंदर से आपके पास सिर्फ एक फॉलिकल जो है उसको डिवेलप करवाएगा, जबकि बाकी के फॉलिकल्स आपके पास डिग्रेड कर जाएंगे, यानी कि बाकी के फॉलिकल्स आपके पास टूट जाएंगे। बाकी के फॉलिकल्स के टूटने के प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं फॉलिकल एट्रेसिया का। ठीक है, एक फॉलिकल ने डिवेलप किया है, बाकी सारे फॉलिकल्स आपके पास टूट गए हैं, इस प्रोसेस को हम लोग नाम दे रहे हैं फॉलिकल एट्रेसिया का। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपके पास क्या करवा रहा था, एक फॉलिकल को डिवेलप करवा रहा था, बाकी के फॉलिकल्स आपके पास टूट रहे थे, जिसे हम लोगों ने नाम दिया था फॉलिकल एट्रेसिया का। इसके बाद ये क्या करेगा, जो एक फॉलिकल इसने डिवेलप करवाया है, उस प्राइमरी फॉलिकल को सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट करवाएगा। यानी कि जैसे ये आपके पास है वो फॉलिकल आया था, यानी कि आपके पास है वो क्या हुआ था कि ये आपके पास जो प्राइमरी फॉलिकल आया था, प्राइमरी फॉलिकल आपके पास आया था, इसको इसने क्या किया, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट करवा दिया। ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट करवा दिया, यानी कि आपके पास प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल में कौन कन्वर्ट करवा रहा है, ये भी आपके पास फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन करवा रहा है। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने पहले क्या किया, आपके पास फॉलिकल्स को डिवेलप करवाया, उसमें से एक को फर्दर डिवेलप करवाया, बाकी सबको डिग्रेड करवा दिया, जिसे हम लोगों ने फॉलिकल एट्रेसिया क्या नाम दिया। अब जो एक डिवेलप किया है वो आपके पास क्या होगा, कन्वर्ट होगा सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर। ठीक है, तो आपके पास सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर कन्वर्जन कौन करवा रहा है, आपके पास FSH करवा रहा है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन करवा रहे हैं। अब ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है ये क्या करेगा, ये आपके पास स्क्रीशन स्टार्ट करेगा। किस चीज़ की स्क्रीशन स्टार्ट करेगा, जो आपके पास ओवरी का पहला हार्मोन है, जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, उसकी स्क्रीशन स्टार्ट करेगा। यानी कि आपके पास सेकेंडरी फॉलिकल ने क्या करना है, जो राइपनिंग फॉलिकल है, जो मैच्योर फॉलिकल है, उसने क्या करना है, एस्ट्रोजन को स्क्रीट करना है। अब एस्ट्रोजन क्या करेगा, एस्ट्रोजन आपके पास दो काम करता है। ठीक है, तो आपके पास क्या हुआ, प्राइमरी फॉलिकल जो है वो सेकेंडरी फॉलिकल में गया, आपके पास किसकी मदद से, FSH की मदद से। अब सेकेंडरी फॉलिकल क्या कर रहा है, आपके पास एस्ट्रोजन हार्मोन जो है उसको स्क्रीट कर रहा है। अब एस्ट्रोजन हार्मोन आपके पास दो तरीके से काम करता है। नंबर वन, ये क्या करेगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन उसको आपके पास इनहिबिट कर देगा। क्यों इनहिबिट कर देगा, क्योंकि एक फॉलिकल डिवेलप कर रहा है, फर्दर पीछे से कोई और फॉलिकल डिवेलप करके ना आ जाए। यानी कि एक वक्त में एक ही एग प्रोड्यूस होता है, एक फॉलिकल मिच्योर कर रहा है, पीछे से दूसरा फॉलिकल मिच्योर होने के लिए ना आए, इसलिए ये क्या करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को इनहिबिट कर देता है। दूसरा ये क्या करेगा, आपके पास एंडोमेट्रियम को वॉस्कुलराइज कर देगा। एंडोमेट्रियम क्या चीज़ है, हम लोग कहते हैं जो आपके पास यूट्रस की अंदर वाली वॉल है, उसको ये क्या करेगा, आपके पास थिक कर देगा, वॉस्कुलराइज कर देगा।
उसको थिक करेगा ताकि वहाँ पे आपके पास बेबी जो है वो इम्प्लांट हो सके। यानी कि अगर आपके पास प्रेगनेंसी होती है तो जो डेवलपिंग फीटस है उसने कहाँ पे अटैच होना है, उसने एंडोमेट्रियम पे अटैच होना है, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम को यानी कि आपके पास यूट्रस की जो वॉल है, जो आपके पास एंडोमेट्रियम है, उसको ये तैयार करवा रहा है ताकि इसके ऊपर फीटस जो है वो आपके इम्प्लांट हो सके। तो ये क्या करवा रहा है, एंडोमेट्रियम को वॉस्कुलराइज करवा रहा है। किस तरह से वॉस्कुलराइज करवा रहा है, किस तरह से थिक करवा रहे हैं कि उसके अंदर ब्लड वेसल्स जो है उसको ज़्यादा डेवलप करवाएगा और जो सॉफ्ट टिश्यू है, जो स्पॉन्जी टिश्यू है, उसको ज़्यादा डेवलप करवाएगा। तो एस्ट्रोजन ने दो काम किए, एक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को इनहिबिट किया, दूसरा क्या किया, एंडोमेट्रियम को वॉस्कुलराइज करवाया, इनके यूट्रस की जो अंदर वाली वॉल है उसको वॉस्कुलराइज करवाया। तो आपके पास कौन सी लेयर है जिसको इसने वॉस्कुलराइज करवाया है, ये जो आपके पास यूट्रस की अंदर वाली लेयर आ रही है जिसे हम लोगों ने नाम दिया है एंडोमेट्रियम का, ठीक है, इसको वॉस्कुलराइज करवाया है। यानी कि इसकी अंदर वाली साइड जो है उसको थिक करवाया। किस तरह से थिक करवाया कि इसके अंदर वॉस्कुलर जो आपके पास सप्लाई है यानी कि जो वेसल्स हैं उनको ज़्यादा करवाया है, और इसके अंदर स्पॉन्जी जो आपके पास टिश्यू आ रहे हैं उसको ज़्यादा करवाया है। क्यों ज़्यादा करवाया है कि इसके अंदर आके ही जाइगोट ने इम्प्लांट होना है, आपके पास जो है वो फीटस ने इधर ही डेवलप करना है, बेबी ने इधर ही डेवलप करना है। तो ये क्या करवा रहा है, यूट्रस को जो है वो तैयार करवा रहा है कि यहाँ पे आपके पास अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो आपके पास यहाँ पे आके बेबी इम्प्लांट हो जाए। तो अभी तक आपके पास क्या हुआ है, एस्ट्रोजन ने क्या किया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को कम करवाया, ठीक है, इनहिबिट करवाया, और एंडोमेट्रियम को ज़्यादा करवाया। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का कम होना यानी कि उसका इनहिबिट होना, और आपस एस्ट्रोजन जो हार्मोन है जो सेकेंडरी फॉलिकल प्रोड्यूस करवा रहा है जिसकी वजह से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनहिबिट हुआ है। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का कम होना और एस्ट्रोजन का ज़्यादा होना, ये स्टिमुलस के तौर पे काम करता है, ये सिग्नल के तौर पे काम करता है। ये वाला सिग्नल आपके पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से फिर इसके रिस्पॉन्स में क्या प्रोड्यूस होगा, एलएच प्रोड्यूस होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन प्रोड्यूस होगा। जो दूसरा गोनेडोट्रोफिन हार्मोन आ रहा था ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वो प्रोड्यूस होगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, वो क्या करवाता है, ल्यूटिनाइजेशन करवाता है, यानी कि ओव्यूलेशन करवाता है, यानी कि फॉलिकल के अंदर से एग को रिलीज करवाता है। तो आपके पास ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा, फॉलिकल के अंदर से आपके पास एग को रिलीज करवाएगा, ल्यूटिनाइजेशन करवाएगा, ठीक है। तो आपके पास एग रिलीज हो जाएगा, बाकी आपके पास क्या बचेगा, आपके पास रप्चर्ड फॉलिकल बच जाएगा, ठीक है, आपके पास रप्चर्ड फॉलिकल बच जाएगा, ठीक है। तो आपके पास यानी कि टूटा हुआ फॉलिकल बाकी बच गया। अब ये जो टूटा हुआ फॉलिकल है, जो रप्चर्ड फॉलिकल है, इसके अंदर से आपके पास ऐसा फॉलिकल है जिसके अंदर से अंडा निकल गया है, ठीक है, एग जो है वो रिलीज हो गया है। अब बाकी का जो आपके पास रप्चर्ड फॉलिकल बचा है वो क्या करेगा, एक तो अपनी शेप चेंज करेगा, यानी कि पहले वो सर्कुलर शेप था, अब वो थोड़ा सा क्रम्बल्ड शेप का हो जाएगा। दूसरा ये क्या करेगा, अपना कलर चेंज करेगा, पहले पिंक कलर का था अब ये येलो कलर का हो जाएगा। थर्ड ये क्या करेगा, अपना फंक्शन चेंज करेगा, यानी कि पहले ये क्या कर रहा था, एग को मेंटेन कर रहा था, अब ये क्या करेगा, अब ये ग्लैंड्यूलर हो जाएगा, यानी कि अपनी स्क्रीशन स्टार्ट कर देगा। किस चीज़ को स्क्रीट करेगा, आपके पास जो सेकंड हार्मोन आ रहा है प्रोजेस्टेरॉन, उसको स्क्रीट करेगा। तो आपके पास जो ये क्या करता है, आपके पास ग्लैंड्यूलर बन जाता है, आपके पास प्रोजेस्टेरॉन को स्क्रीट करता है। अब इस स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देंगे, ये आपके पास है कॉर्पस ल्यूटियम। ये जो येलो कलर का स्ट्रक्चर बनेगा ये आपके पास क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम, जिसे हम लोग नेक्स्ट डायग्राम में भी देखते हैं। तो हम लोगों ने बात की है कि आपके पास क्या हुआ है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के कम होने की वजह से और एस्ट्रोजन के ज़्यादा होने की वजह से क्या हुआ है, एलएच हार्मोन रिलीज हुआ है। एलएच ने क्या किया, आपके पास जो है वो काम किया है, आपके पास यहाँ पे जो आपके पास 1 वाला पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, यानी कि इस फॉलिकल के ऊपर काम किया है। फॉलिकल के अंदर क्या करवाया है, आपके पास ओव्यूलेशन करवाई है, यानी कि एग रिलीज हो गया, जो कि बाहर को आ रहा है, आपके पास एग रिलीज हो गया। उसके बाद आपके पास ये जो सर्कुलर शेप, ये जो पिंक कलर का आपके पास फॉलिकल आ रहा है जो टूट गया है, जिसके अंदर से एग रिलीज हो गया है, वो फिर आपके पास सेकंड स्टेज में चला गया, यानी कि जो नंबर 2 से मेंशन किया हुआ है उसमें चला गया, यानी कि आपके पास येलो कलर का स्ट्रक्चर बन गया, इनके इसकी शेप भी चेंज हो गई, पहले आपके पास सर्कुलर शेप था अब ये थोड़ा सा क्रम्बल शेप का हो गया। दूसरा इसका कलर भी चेंज हो गया, पहले पिंक कलर का था अब आपके पास येलो कलर का हो गया, ठीक है। इसके बाद जब ये मिच्योर करेगा यानी कि आपके पास मजीद येलो होगा, जो थर्ड नंबर पे आ रहा है इसे हम लोग नाम देंगे, ये आपके पास क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम है, ठीक है, ये आपके पास कॉर्पस ल्यूटियम है। ये अब आपके पास ग्लैंड्यूलर बन जाएगा, यानी कि आपके पास ये स्क्रीशन करेगा हार्मोन की, कौन सी हार्मोन की, आपके पास
प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है उसकी स्क्रीशन करेगा, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की स्क्रीशन करेगा, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं ये आपस ग्लैंडुलर बन जाता है, यानी कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को स्क्रीट करना शुरू कर देता है। अच्छा जी, तो हम लोगों ने बात की है कि जो आपके पास येलो कलर का स्ट्रक्चर बना है, जो कॉर्पस ल्यूटियम है, वो आपके पास प्रोजेस्टेरॉन को स्क्रीट करना शुरू कर देता है, जिसका काम क्या होता है, ये आपके पास फीमेल हार्मोन के तौर पे काम करता है, इनके फीमेल करेक्टर्स को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये मजीद वॉस्कुलराइजेशन करवाएगा एंडोमेट्रियम की, ठीक है। इसके अलावा फीमेल लाइक जो करेक्टर्स हैं, यानी कि मेमोरी ग्लैंड्स का बनना, इन सारी चीज़ों को जो है ये कंट्रोल करवाएगा, ठीक है। तो अब बस प्रोजेस्टेरॉन क्या करवाता है, फीमेल लाइक करेक्टर्स है उनको कंट्रोल करवाता है। इसके अलावा ये क्या करता है, ये आपके पास प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, यानी कि जो प्रेगनेंसी का पीरियड होता है, जो 9 मंथ्स का पीरियड होता है, जो गेस्टेशन का पीरियड होता है, उसके अंदर कंटिन्यूसली प्रोजेस्टेरॉन जो है वो स्क्रीट कर रहा होता है। ये भी कंटिन्यूसली आपके पास जब वो स्क्रीट होगा तो ये क्या करेगा, प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा। यानी कि अगर 9 मंथ्स के अंदर कहीं पे भी इसका लेवल डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि या तो इसकी रिलीज रुक जाती है या इसकी रिलीज कम हो जाती है, तो आपके पास मिस कैरेज हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से आपके पास जब 9 मंथ कंप्लीट होते हैं, यानी कि जो गेस्टेशन पीरियड है वो आपके पास कंप्लीट होता है, तब इसका लेवल फॉल करता है, यानी कि इसका लेवल कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसके रिजल्ट में आपके पास जो है वो ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होता है, यानी कि जो कि लेबर पेन कॉज करवाता है और बेबी जो है उसकी बर्थ होती है। यानी कि ये क्या कर रहा था, प्रेगनेंसी को मेंटेन कर रहा था। इसके कम होने ने क्या किया, बेबी को बाहर को निकाला, स्टिमुलस दिया कि बेबी को जो है वो इजेक्ट कर दिया जाए बॉडी से। तो आपस ऑक्सीटोसिन को रिलीज करवाता है जो लेबर पेन कॉज करवाता है और बेबी की बर्थ हो जाती है। तो हम लोग कहते हैं कि अगर इसकी स्क्रीशन आपके पास इनहिबिट हो जाए, रुक जाए, तो आपके पास मिसकैरेज हो जाता है। इसी तरह से अगर इसकी स्क्रीशन लो हो जाए, यानी कि अगर प्रेगनेंसी का दूसरा तीसरा मंथ चल रहा है, आपके पास प्रोजेस्टेरॉन जो है वो स्क्रीट होना बंद हो गया, तो आपके पास जो है वो मिसकैरेज हो जाएगा। तो ये कहाँ से रिलीज हो रहा था, ये आपके पास कॉर्पस ल्यूटियम से हो रहा था, जो येलो कलर का स्ट्रक्चर था उससे हो रहा था। तो इसका मतलब है प्रेगनेंसी में उस कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो टूट जाएगा, आपके पास प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाएगा, तो आपके पास मिसकैरेज हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो आपके पास प्रेगनेंसी हो जाती है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो आपके पास प्रेगनेंसी हो जाती है, यानी कि आपके पास ये जो है वो ये स्ट्रक्चर था, आपके पास ओवरी से एग रिलीज हुआ, यानी कि ओव्यूलेशन हुई, यानी कि ये जो पॉइंट आपको दिखाया हुआ है यहाँ से आपके पास एग रिलीज हुआ। तो आपके पास जो 1 पे दिखाया हुआ है यहाँ से एग रिलीज हुआ, ये इसने कहाँ पर ट्रेवल किया, फ्लोपियन ट्यूब में ट्रेवल किया, और फ्लोपियन ट्यूब में आके ये स्टे करेगा, ठीक है, यानी कि इस ट्यूब में आके ये स्टे करेगा। अब अगर इसको स्पर्म मिलता है तो यहाँ पे इसकी फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, तो आपके पास जाइगोट जो है वो इम्प्लांट कर जाएगा, यानी कि आपके पास जो है वो अंदर जाइगोट जो है जो बनेगा वो आपस इम्प्लांट कर जाएगा, अंदर जो है वो बेबी की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। तो हम लोग कहते हैं कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो आपस प्रेगनेंसी हो जाती है, यानी कि जो एग रिलीज हुआ है वो आपके पास ओविडक्ट में जाएगा, वहाँ से स्पर्म जो है उसकी फर्टिलाइजेशन कर देता है। तो फर्टिलाइज होकर जो जाइगोट बनेगा वो कहाँ पे अटैच होगा, एंडोमेट्रियम के अंदर अटैच होगा, ठीक है। एंडोमेट्रियम के साथ फिर आपके पास क्या अटैच होगा, जो भी आपके पास जाइगोट है वो आपके पास अटैच होगा, वो अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट करेगा और फीटस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि जो डेवलपिंग बेबी होता है जो 3 वीक्स का होता है उसे हम लोग नाम देते हैं फीटस का। तो आपके पास फीटस जो है वो किससे लिंक्ड होगा, प्लेसेंटा से, ठीक है। प्लेसेंटा आपके पास टिश्यू आ रहा होता है जो कि डिफरेंट वेसल्स का बना होता है, एंडोमेट्रियम के साथ आपके पास जो है वो वेसल्स आ जाती हैं जो कि आपके पास फीटस के साथ लिंक्ड होती हैं, उसको फूड प्रोवाइड करती हैं। तो आपके पास ये क्या करेगा, फीटस जो है वो प्लेसेंटा के साथ लिंक हो जाएगा, बेबी जो मदर की बॉडी है उसके साथ जो है वो लिंक हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, ठीक है, यानी कि आपके पास जो है वो एग आया, आपके पास ये वाले स्ट्रक्चर के अंदर एग जो है वो आपके पास रिलीज हुआ, यानी कि जब वो ओविडक्ट के अंदर प्रेजेंट था, यहाँ पे आपके पास जो है वो प्रेजेंट था, जो 1 वाला पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे प्रेजेंट था, उसको स्पर्म नहीं मिला, ठीक है, उसकी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, तो ये आपके पास सिग्नल देगा ओवरी को, ठीक है, ये बैक जो है वो सिग्नल देगा ओवरी को। तो ओवरी में क्या होगा, आपके पास कॉर्पस ल्यूटियम जो आपके पास येलो कलर का आ रहा था, जो आपके पास 2 नंबर पे शो किया हुआ है, वो आपके पास क्या करेगा, ब्रेक डाउन कर देगा। अब कॉर्पस ल्यूटियम क्या कर रहा था, आपके पास प्रोजेस्टेरॉन को स्क्रीट करवा रहा था। प्रोजेस्टेरॉन क्या कर रहा था, आपके पास जाके एंडोमेट्रियम को आपके पास थिक कर रहा था, जो 3 नंबर से दिखाया हुआ है कि एंडोमेट्रियम को ये क्या कर रहा था, थिक कर रहा था। अब जब प्रोजेस्टेरॉन ही स्क्रीट नहीं होगा तो उसके लेवल के फॉल करने की वजह से जो अंदर जो वॉल थिक हो रही थी वो आपके पास टूटना शुरू कर देगी, यानी कि ब्लड वेसल्स भी टूटना शुरू कर देंगी और अंदर की वॉल भी आपके पास ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगी, ठीक है।
इसके ब्रेकडाउन होने से आपके पास ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि ब्लड वेसल्स भी बाहर निकलेंगी, टिश्यू भी बाहर निकलेगा, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, पीरियड्स जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास हम लोग कहते हैं इफ़ नो फर्टिलाइजेशन, यानी कि आपके पास अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो एग जो है वो सिग्नल के तौर पे काम करता है, ओवरी को सिग्नल जाता है, जिससे क्या होता है कॉर्पस ल्यूटियम जो है वापस ब्रेक कर जाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम के ब्रेक करने की वजह से क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज कर जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन क्या कर रहा था, एंडोमेट्रियम को वॉस्कुलराइज करवा रहा था, यानी कि यूट्रस की अंदर वाली वॉल को वॉस्कुलराइज करवा रहा था, उसको थिक करवा रहा था। अब जब उसका लेवल ही फॉल कर रहा है तो आपके पास एंडोमेट्रियम क्या करेगी, टूट जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी, जिससे क्या होगा अल्टीमेटली आपके पास मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि पीरियड्स जो है आपके पास स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा जी, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों ने एस्ट्रोजन का जो जर्नल रोल डिस्कस किया है वो आपके पास क्या है। सबसे पहले हम लोगों ने बात की है कि एस्ट्रोजन ने क्या करवाया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को इनहिबिट करवाया। ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को इनहिबिट करवाया। दूसरा इसने क्या किया, आपके पास एंडोमेट्रियम को वॉस्कुलराइज करवाया, यानी कि उसकी थिकनेस को ज़्यादा करवाया। अब अगर आपके पास जो है वो फर्टिलाइजेशन नहीं होती, यानी कि आपके पास जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो चल रहा है, 7 डेज का जो है वो पीरियड्स का साइकिल चल रहा है, उसके बाद जब वो पीरियड का साइकिल ख़त्म हुआ है, जो आपकी वॉल टूटी है अंदर से, जो एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन हुई है, आपकी बॉडी से बाहर निकली है ब्लीडिंग के साथ, अब उसको रिपेयर करने का काम कौन करेगा, आपके पास एस्ट्रोजन करेगा, जो आपके पास क्या कर रहा था, वॉस्कुलराइज करवा रहा था वॉल को। ठीक है, तो ये क्या करेगा, उस वॉल को रिपेयर करेगा, जो टूट गई है उस वॉल को रिपेयर करेगा। कब रिपेयर करेगा, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आपके पास कंप्लीट हो जाएगा। तो एस्ट्रोजन क्या करता है, एंडोमेट्रियम को रिपेयर करता है। इसके अलावा अगर फर्टिलाइजेशन होती है, यानी कि आपके पास बेबी डेवलप कर रहा है, ठीक है, तो फिर एस्ट्रोजन क्या करता है, उस फीटस के पास जो है वो प्रोटीनेशियस क्रिशंस को स्क्रीट करवाता है। ठीक है, प्रोटीन्स को स्क्रीट करवाता है। फिर वो प्रोटीन्स आपके पास जो डेवलपिंग बेबी होता है, जो फीटस होता है, उसको अपटेक करेगा और उसको अपनी नरिशमेंट के लिए यूज़ करेगा, उसे अपनी फूड के तौर पे यूज़ करेगा। तो हम लोग कहते हैं कि अगर आपके पास जो है वो फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, प्रोटीनेशियस क्रिशंस करवाता है, जो कि फीटस लेता है और उस अपनी नरिशमेंट के लिए उसको यूज़ करता है। इसी तरह से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का हम लोगों ने काम देखा था कि आपके पास क्या कर रहा था, कि आपके पास जो एंडोमेट्रियम को वॉस्कुलराइज करवा रहा था, यानी कि आपके पास जो यूट्रस की अंदर वाली वॉल थी उसको थिक करवा रहा था, उसको वॉस्कुलराइज करवा रहा था। इसके अलावा ये क्या कर रहा था, प्रेगनेंसी को मेंटेन कर रहा था, यानी कि जो 9 मंथ्स का गेस्टेशन पीरियड होता है, जो आपके पास बेबी की डेवलपमेंट का पीरियड होता है, उसके अंदर प्रोजेस्टेरॉन जो है वो कंटिन्यूसली स्क्रीट हो रहा होता है और प्रेगनेंसी को जो है वो मेंटेन कर रहा होता है। तो ये आपके पास क्या कर रहा था, इसके अलावा ये क्या कर रहा था, आपके पास जैसे हम लोगों ने देखा था एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता था, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को इनहिबिट करवाता था। ये उसके साथ साथ एस्ट्रोजन के साथ मिलके आपके पास फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को इनहिबिट करवाएगा। क्यों इनहिबिट करवाएगा, कि आपके पास पहले ही अगर एक बेबी डेवलप हो रहा है तो फर्दर आपके पास कोई बेबी जो है वो क्या करे, डेवलप ना हो। इस वजह से आपके पास क्या करेगा, ये पिछले फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को क्या करेगा, आपके पास फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को इनहिबिट करवाएगा, ताकि मजीद फॉलिकल्स आपके पास प्रोड्यूस ना हो। मजीद फॉलिकल्स प्रोड्यूस नहीं होंगे तो आपके पास प्रेगनेंसी नहीं होगी। इसके अलावा ये क्या करता है, ये आपस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है उसको इनहिबिट करता है। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को इनहिबिट करेगा। जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को इनहिबिट करेगा तो आपस ओव्यूलेशन नहीं होगी, यानी कि एग रिलीज नहीं करेगा। जब आपके पास एग रिलीज नहीं करेगा तो जाहिर बात है, जब एग ही रिलीज नहीं करेगा तो आपके पास वो एग अवेलेबल नहीं होगा फर्टिलाइजेशन के लिए, यानी कि स्पर्म के साथ वो फर्टिलाइज नहीं होगा। जब फर्टिलाइज नहीं होगा तो आपस प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो ये आपके पास क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, आपस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को इनहिबिट करता है, यानी कि ओव्यूलेशन को इनहिबिट करता है, ताकि एक जो प्रेगनेंसी चल रही है उसके साथ जो है वो दोबारा से एग प्रोड्यूस ना हो, आपके पास जो है वो फिर मजीद जो है वो आपके पास डेवलपमेंट ना हो एग की। ठीक है, तो यही वजह है कि क्योंकि ये आपस ओव्यूलेशन को इनहिबिट करवाता है, इसकी वजह से आपके पास जो प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने वाली पिल्स होती हैं, जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं, उनका ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कुछ मैरिड कपल्स क्या करते हैं, वो अब जब उनको प्रेगनेंसी की ज़रूरत नहीं होती, बेबी की ज़रूरत नहीं होती, तो वो बर्थ कंट्रोल पिल्स जो है उनको कंज्यूम करते हैं। ये पिल्स क्या करती हैं, ये आपके पास जो है वो फॉलिकल के अंदर से एग के रिलीज़ को स्टॉप करेंगी, उसको रोकेंगी। ठीक है, पिल्स के आपके पास जो वो फॉलिकल के अंदर से एग के रिलीज़ को रोकेंगी। जब आपके पास एग ही रिलीज़ नहीं होगा तो वो फर्टिलाइज नहीं होगा, जब वो फर्टिलाइज नहीं होगा तो आपस अल्टीमेटली प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो ये आपके पास ओवरऑल फंक्शन था प्रोजेस्टेरॉन का। इसके बाद हम लोग बात करते हैं टेस्टीज की। ठीक है, हम लोगों ने बात की थी कि मेल्स के अंदर आपके पास जो वो 2 टेस्टीज प्रेजेंट होती हैं।
जिसके अंदर अगर आप देखें तो आपके पास इस तरह से हाईली कॉन्वोलेटेड, हाईली ट्विस्टेड आपके पास टिब्यूल्स आ जाती हैं, ठीक है, जिन्हें हम लोग नाम देते हैं सेमनीफेरस टिब्यूल्स का, जिनका काम क्या होता है स्पर्मेटोजॉइड्स को प्रोड्यूस करवाना, यानी कि स्पर्म्स को प्रोड्यूस करवाना। इन डक्ट्स के दरमियान जो सेमनीफेरस टिब्यूल्स हैं, इनके दरमियान आपके पास कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम लोग नाम देते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स का, जो कि आपके पास मेल हार्मोन्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है, मेल हार्मोन्स को प्रोड्यूस करवाएंगे, जो कि आपके पास है टेस्टोस्टेरोन और 17 बीटा हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन, उसको ये क्या करेंगे, प्रोड्यूस करवाएंगे। तो हम लोगों ने बात की है कि सेमनीफेरस टिब्यूल्स का काम क्या है, स्पर्म्स की प्रोडक्शन करवाना, यानी कि हाईली कन्वोलेटेड टिब्यूल्स होती हैं जिनका काम क्या है, स्पर्म्स को प्रोड्यूस करवाना। इनके दरमियान में आपके पास सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम लोग इंटरस्टिशियल सेल्स का नाम देते हैं, जो कि क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करते हैं और आपके पास 17 बीटा हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि क्या करते हैं, आपके पास मेलनेस कॉज करवाते हैं, यानी कि स्पर्म्स की प्रोडक्शन जो आपके पास कॉज करवाते हैं। तो हम लोगों ने जब गोनेडोट्रोफिन हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के डिस्कस किए थे, तो उसमें हम लोगों ने बात की थी कि एफएसएच और एलएच जो है वो आपस मेल्स के अंदर भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि आपस एफएसएच और एलएच जो आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड से आ रहा है वो मेल्स के अंदर क्या काम करता है। ये हम लोग पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं जब हम लोगों ने गोनेडोट्रोफिन हार्मोन जो है उसको डिस्कस किया था। उसमें हम लोगों ने बात की थी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपके पास क्या करता है, आपके पास जर्मिनल लेयर को डेवलप करवाता है, आपके पास एपिथेलियम को डेवलप करवाता है, किसकी, जर्मिनल लेयर की। जर्म लाइन सेल्स कौन सी होती हैं, जर्मिनल लेयर कौन सी होती है, जो आपके पास जर्म सेल्स को प्रोड्यूस करती है, यानी कि लाइक स्पर्म्स की जो प्रोडक्शन करेगी या एग्स की जो प्रोडक्शन करते हैं वो आपस जर्म लाइन सेल्स होते हैं। तो यहाँ पे मेल्स में क्या आ रही है, जो आपके पास जो है वो स्पर्म्स की प्रोडक्शन कर रही है, यानी कि जैसे आपके पास टेस्टिस के अंदर सेमनीफेरस टिब्यूल्स आ रही हैं, तो उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है, उसकी जो एपिथेलियम है उसको डेवलप करवाएगा, यानी कि आपको सेमनीफेरस टिब्यूल्स की एपिथेलियम को डेवलप करवा रहे हैं और टेस्टीज की एपिथेलियल लेयर यानी कि आउटर मोस्ट लेयर जो है उसको डेवलप करवा रहे हैं। इसके अलावा एफएसएच क्या करेगा, सर्टोली सेल्स के ऊपर काम करेगा। सर्टोली सेल्स क्या होती हैं, टेस्टीज के अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, स्पर्म्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो आपके पास सर्टोली सेल्स क्या कर रहे हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं स्पर्म्स को। तो ये एफएसएच क्या करेगा, सर्टोली सेल्स के ऊपर काम करेगा, जिनका काम क्या है, आपके पास नरिशमेंट प्रोवाइड करना स्पर्म्स को। तो अल्टीमेटली ये क्या कर रहा है, इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, स्पर्म की प्रोडक्शन को फैसिलिटेट कर रहा है, आपके पास स्पर्म की प्रोडक्शन की हेल्प कर रहा है। इसी तरह से जो आपके पास दूसरा हार्मोन है, जो आपके पास एलएच हार्मोन है, जिसे हम लोग इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का नाम देते हैं मेल्स के अंदर, वो क्या करता है, वो इंटरस्टिशियल सेल्स के ऊपर काम करता है और इंटरस्टिशियल सेल्स से क्या करवाएगा, आपके पास दो हार्मोन्स की प्रोडक्शन करवाएगा। एक आपके पास है टेस्टोस्टेरोन, दूसरा आपके पास है 17 बीटा हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन, जो कि क्या करते हैं, आपके पास स्पर्म की प्रोडक्शन को ज़्यादा करते हैं, इनिशिएट करते हैं स्पर्म की प्रोडक्शन को, ठीक है। तो आपके पास टेस्टोस्टेरोन और जो 17 बीटा हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन है, ये फिर क्या करेंगे, आपस स्पर्म की प्रोडक्शन को कंट्रोल करेंगे, आपस जो मेलनेस है उसको कॉज करवाएंगे, ठीक है, यानी कि सेकेंडरी मेल कैरेक्टर्स को भी कंट्रोल करेंगे और प्राइमरी मेल कैरेक्टर्स को भी कंट्रोल करेंगे। प्राइमरी मेल कैरेक्टर क्या है, आपस स्पर्म्स की प्रोडक्शन होना। सेकेंडरी मेल कैरेक्टर्स क्या है, जो मेल से रिलेटेड है, लाइक बियर्ड का आना, आपस चेस्ट के ऊपर बालों का आना, आवाज़ का भारी होना, स्टेचर का ज़्यादा होना, स्वेट ग्लैंड्स का ज़्यादा होना, ठीक है, ये सारे क्या है, आपस सेकेंडरी मेल कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। मसल्स का डेवलप करना, चेस्ट का ब्रॉड होना, ये सारे आपस सेकेंडरी मेल कैरेक्टर्स हैं। तो ये आपके पास दोनों हार्मोन्स क्या करेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी मेल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अगर एक जो है वो फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट है, उसका जो होने वाला बेबी है उसका अगर जेंडर मेल है, यानी कि जो फीटस है वो आपस बेबी बॉय है, यानी कि उसका जेंडर जो है वापस मेल आ रहा है, तो फीटस क्या करता है, वापस टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करता है, इनके उसके जो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं वो टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करवाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, वो आपके पास टेस्टोस्टेरोन की वजह से उस फीटस के अंदर उसका जेनिटल एरिया बनेगा, ठीक है, उसका जेनिटल एरिया बनेगा, मेल जेनिटल एरिया, यानी कि लाइक आपके पास पीनस और टेस्टिस की जो है वो डेवलपमेंट होगी फीटस के अंदर। तो मेल जेनिटल एरिया किसकी वजह से बन रहा है, टेस्टोस्टेरोन की वजह से बन रहा है, ठीक है। तो आपके पास इसी तरह से जब आपके पास बेबी बॉय की बर्थ हो जाती है, उसके बाद उसके अंदर जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो कॉन्स्टेंटली ज़्यादा होता रहता है। कब तक ज़्यादा होता रहता है, पेबर्टी तक, मिच्योरिटी तक, सेक्सुअल मिच्योरिटी तक।
जैसे फीमेल्स के अंदर एक स्पेसिफिक एज होती है मेच्योरिटी की, यानी कि एक एज के बाद उनको पीरियड स्टार्ट होते हैं, एक एज के बाद उनके अंदर एग की प्रोडक्शन स्टार्ट होती है, उस पीरियड को नाम देते हैं प्यूबर्टी का। इसी तरह से मेल्स के अंदर एक स्पेसिफिक एज के बाद ही स्पर्म्स की प्रोडक्शन स्टार्ट होती है, जिसे हम लोग नाम देते हैं प्यूबर्टी का। तो आपके पास जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो आपके पास कॉन्स्टेंटली ज़्यादा होता रहेगा अंटिल प्यूबर्टी, ठीक है, जब तक आपके पास प्यूबर्टी नहीं आ जाती, यानी कि आपके पास जो है वो बालिग नहीं हो जाते, आपके पास जो है वो सेक्सुअली मैच्योर नहीं हो जाते, तब तक टेस्टोस्टेरोन जो है वापस बहुत ज़्यादा रिलीज होता जाएगा, ठीक है। इसने क्या करवाना है, इसने इनिशिएट करवाना है स्पर्म की प्रोडक्शन को। अब एक मरतबा स्पर्म की प्रोडक्शन आपके पास जो है इनिशिएट हो गई, यानी कि प्यूबर्टी के बाद आपके पास एक मरतबा इसकी इनिशिएशन हो गई है, स्पर्म की प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई है। अब इसके ऊपर LH हार्मोन काम करेगा, यानी कि इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन काम करेगा और उस टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कांस्टेंट करेगा, यानी कि पहले वो ज़रूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा था ताकि बॉडी तैयार हो स्पर्म्स की प्रोडक्शन के लिए। अब आपके पास उसने क्या करना है, स्पर्म के लेवल को कांस्टेंट करना है, यानी कि स्पर्म्स की प्रोडक्शन एक मरतबा स्टार्ट हो गई है, उसको एक लेवल तक रखना है। तो आपके पास उस लेवल तक कौन रखेगा, आपके पास इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके अलावा आपके बुक में मेंशन किया होगा कि ये आपके पास इंटरस्टिशियल सेल क्या करता है, सेकेंडरी मेल कैरेक्टर जो है उनको सॉरी आपके पास जो टेस्टोस्टेरोन है ये क्या करता है, सेकेंडरी मेल कैरेक्टर्स जो है उनको कंट्रोल करता है। सेकेंडरी मेल कैरेक्टर्स क्या हैं, जैसे आपके पास मेल्स के अंदर आवाज़ भारी होती है उनकी, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो है वो उनका स्टेचर ज़्यादा होता है, उनकी हाइट ज़्यादा होती है, उनकी वॉइस डीप होती है, उनकी चेस्ट ब्रॉड होती है, उनके फेशियल हेयर ज़्यादा होते हैं, बॉडी के ऊपर हेयर ज़्यादा होते हैं, ये सारे के सारे आपस सेक्सुअल करेक्टर्स हैं। इसके अलावा ये क्या करता है, आपस सेक्स ड्राइव को कंट्रोल करता है, यानी कि कितने टाइम के बाद जो है वो आपके पास मेल बॉडी से जो है वो स्पर्म्स रिलीज होते हैं आपके पास मीटिंग के दौरान, उस ड्यूरेशन को भी ये कंट्रोल कर रहा होता है टेस्टोस्टेरोन का लेवल। इसके अलावा आपकी बुक में मेंशन किया होगा कैस्ट्रेटेड मेल्स का। कैस्ट्रेटेड मेल्स कौन से होते हैं, जिनके अंदर स्पर्म्स की प्रोडक्शन नहीं होती, यानी कि जिनके अंदर टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं होता। जब टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं होगा तो उनके अंदर स्पर्म्स प्रोड्यूस नहीं होंगे, जब स्पर्म्स प्रोड्यूस नहीं होंगे तो आपके पास जो है सेक्सुअली मैच्योर नहीं करेंगे, यानी कि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। ऐसे मेल्स को हम लोग नाम देते हैं, वो आपके पास क्या है, वो आपके पास कैस्ट्रेटेड मेल्स हैं। अब टेस्टोस्टेरोन क्या कर रहा था, आपके पास प्राइमरी मेल कैरेक्टर्स को भी कंट्रोल कर रहा था, यानी कि स्पर्म्स की प्रोडक्शन को भी कंट्रोल कर रहा था, और सेकेंडरी मेल कैरेक्टर्स को भी कंट्रोल कर रहा था। तो जब टेस्टोस्टेरोन ही नहीं होगा तो ऐसे मेल्स के अंदर ना स्पर्म्स की प्रोडक्शन होगी, ना सेकेंडरी मेल कैरेक्टर डेवलप करेंगे, यानी कि उनकी जितनी मर्जी एज हो जाए उनकी बियर्ड कभी नहीं आएगी, उनकी चेस्ट के ऊपर बाल कभी नहीं आएंगे, ठीक है, उनकी आवाज़ कभी भारी नहीं होगी, उनके अंदर सेकेंडरी मेल कैरेक्टर्स हैं वो कभी डेवलप नहीं करेंगे। जैसे फीमेल्स में होता है कि कभी भी उनकी चेस्ट के ऊपर बाल नहीं आते, उनकी कभी भी दाढ़ी नहीं आती, तो आपके पास वो फिर मेल्स जो कैस्ट्रेटेड मेल्स हैं वो बेसिकली क्या हो जाएंगे, हम लोग कहेंगे वापस इमेच्योर फीमेल्स हैं। इनके फीमेल्स में क्या होता है, आपके पास कोई बियर्ड नहीं आती, कोई आपका चेस्ट के हेयर्स नहीं आते, कोई बॉडी हेयर्स नहीं आ रहे होते, ठीक है, कोई आवाज़ भारी नहीं होती, कोई स्टेचर इतना ज़्यादा नहीं होता, तो उनके अंदर आपस सेकेंडरी मेल कैरेक्टर्स हैं वो एब्सेंट होते हैं। तो हम लोग कहेंगे कैस्ट्रेटेड मेल्स फिर क्या करते हैं, इमेच्योर फीमेल्स की तरह बिहेव करते हैं, यानी कि उनके अंदर कैरेक्टर्स जो हैं वो फीमेल लाइक हैं। हम लोग इमेच्योर फीमेल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर किसी भी गुनेड की जो है वो आपके पास किसी भी जर्म सेल की जो है वो प्रोडक्शन नहीं हो रही। अगर उनके अंदर जो है वो एग की प्रोडक्शन होती है तो हम लोग कहते हैं ये आपस मिच्योर फीमेल्स के तौर पे काम कर रहे हैं। उनके अंदर किसी जर्म सेल्स की भी प्रोडक्शन नहीं हो रही, लेकिन फीमेल लाइक करेक्टर्स आ रहे हैं, लाइक बियर्ड नहीं आ रही, आपके पास चेस्ट के ऊपर बाल नहीं आ रहे, तो हम लोग कहेंगे ये आपस क्या है, ये आपस स्टीराइल मेल्स हैं या फिर ये आपस इमेच्योर फीमेल्स हैं, ठीक है। तो ये आपस आ जाते हैं कैस्ट्रेटेड मेल्स। इसके बाद लास्ट जो आपके पास टॉपिक है उसकी बात करते हैं, जो आपके पास है फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। फीडबैक मैकेनिज्म आपके पास ये कहता है कि जितने भी आपके पास हार्मोन्स आ रहे हैं बॉडी के अंदर उनको कौन कंट्रोल करता है, यानी कि आपके पास जितने भी हार्मोन्स हैं उनको जो है वो कंट्रोल किया जाता है फीडबैक मैकेनिज्म से। यानी कि अगर आपके पास एक कोई रिएक्शन है वो किसी चीज़ को कंट्रोल कर रहा है, जैसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वापस थायराइड ग्लैंड की स्क्रीशन को कंट्रोल कर रहा है, तो ये आपस एक कंट्रोलिंग सिस्टम आ रहा है। तो आपके पास फिर क्या होगा, कंट्रोलिंग सिस्टम अपने प्रोडक्ट्स की वजह से खुद कंट्रोल होगा। यानी कि जैसे आपके पास जो है, जैसे जो आपके पास थायराइड ग्लैंड की स्क्रीशन है उसमें से एक स्क्रीशन क्या है, T4 हार्मोन है। जब से उसका लेवल ज़्यादा हो जाता है तो वो क्या करता है, TSH को इनहिबिट करना शुरू कर देता है, यानी कि कंट्रोलिंग मैकेनिज्म को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। तो बुक के मुताबिक क्या है कि आपके पास अगर एक एक्सेलरेटर है, यानी कि एक जो है वो स्क्रीशन ज़्यादा कर रहा है, तो उसका कोई ना कोई इनहिबिटर भी होगा। जैसे TSH वो क्या है, एक्सेलरेटर है, किस चीज़ का एक्सेलरेटर है, थायराइड ग्लैंड की स्क्रीशन का एक्सेलरेटर है।
तो उसको इनहिबिट कौन करवा रहा है, T4 का ज़्यादा होना, यानी कि उसकी जो प्रोडक्ट, जो थायराइड ग्लैंड की प्रोडक्ट आ रही हैं उसमें T4 हार्मोन आ रहा है, यानी कि थायरॉक्सिन आ रहा है, उसका लेवल क्या कर रहा है, उसको इनहिबिट करवा रहा है। तो उन्होंने बताया हुआ है कि जितने भी आपके पास हार्मोन्स आ रहे हैं आपकी बॉडी के अंदर, जो कि जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जो भी आपके पास हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, जो कि जिनके आपके पास फैक्टर्स आ रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से, वापस क्या शो करते हैं, वापस फीडबैक मैकेनिज्म शो करते हैं, ठीक है, वापस फीडबैक मैकेनिज्म शो करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल कोट की हुई है TSH की, इसी तरह से ACTH भी आपके पास इसी तरह से काम करता है, यानी कि ACTH जो है वो जाके एड्रीनल ग्लैंड पे लगेगा, तभी एड्रीनल ग्लैंड अपनी स्क्रीशंस करेगा, तभी स्टीरॉयड्स प्रोड्यूस करेगा। जैसे ही बॉडी के अंदर स्टीरॉयड्स ज़्यादा हो जाएंगे तो स्टीरॉयड्स का ज़्यादा होना स्टिमुलस के तौर पे काम करेगा, वो जाके ACTH को स्टॉप करवा देगा। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास फीडबैक मैकेनिज्म है। तो आपके पास जितने हार्मोन्स आ रहे हैं वो आपस फीडबैक मैकेनिज्म जो है उसको शो कर रहे हैं। इसको अभी हम लोग देखते हैं, जो आपके पास थायराइड वाली इन्होंने एग्जाम्पल कोट की हुई है उससे हम लोग इसको समझते हैं। जैसा कि इन्होंने आपकी बुक में बताया हुआ है कि फॉर एग्जांपल आपके पास बाहर जो है वो सर्दी बहुत ज़्यादा आ जाती है, यानी कि कोल्ड जो है वापस बहुत ज़्यादा आ जाती है, यानी कि कोल्ड ज़्यादा होने की वजह से बॉडी का टेम्परेचर क्या था, आपके पास नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है वो 37 होता है, ये फॉल कर जाता है टू 36 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर फॉल कर गया है कोल्ड की वजह से। अब ये कोल्ड जो है आपके पास बॉडी का टेम्परेचर फॉल करना कोल्ड आपके पास डिटेक्ट होना, ये आपके पास कोल्ड स्ट्रेस ये स्टिमुलस के तौर पे काम करता है, और ये कहाँ पे जाता है, यानी कि नंबर 1 ये कहाँ पे जाता है, आपके पास हाइपोथैलेमस के पास जाता है। हाइपोथैलेमस के पास जब जाएगा तो उसके न्यूरोस्क्रीटरी सेल जो आपके पास हाइपोथैलेमस के थे, यानी कि उसके जो न्यूरॉन थे जो आपके पास स्क्रीशंस कर रहे थे, उससे ये क्या स्क्रीट करवाएगा, ये स्क्रीट करवाएगा रिलीजिंग फैक्टर को। कौन सा रिलीजिंग फैक्टर आपके पास आ रहा था, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर, ठीक है, जो आपके पास जो है TSH के ऊपर काम कर रहा था, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर, हाइपोथैलेमस से जो उसका रिलीजिंग फैक्टर आ रहा था वो था थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर। अब ये जो रिलीजिंग फैक्टर है ये कहाँ पे जाएगा, यानी कि नंबर 2 जो आपके पास आ रहा है ये कहाँ पे जा रहा है, आपके पास ये जा रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड की इंटीरियर लोब के अंदर। पिट्यूटरी ग्लैंड की इंटीरियर लोब के अंदर जाएगा, वहाँ से क्या करेगा, TSH हार्मोन जो है उसको स्क्रीट करवाएगा, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है उसको स्क्रीट करवाएगा। अब ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये फिर क्या करेगा, आपके पास नंबर 3 यानी कि आपके पास जो थायराइड ग्लैंड है उसके ऊपर जाके काम करेगा, उसकी रिसेप्टर साइड के ऊपर जाके अटैच होगा। जब वहाँ पे अटैच होगा तो आपके पास थायराइड ग्लैंड क्या करेगा, अपने हार्मोन्स यानी कि T3 हार्मोन, T4 हार्मोन और कैल्सीटोनिन को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, यानी कि आपके पास TSH अटैच होगा तभी थायराइड ग्लैंड अपनी स्क्रीशन जो है उसको ज़्यादा करेगा। अब जो थायराइड ग्लैंड की स्क्रीशन ज़्यादा हुई हैं, यानी कि T3 T4 कैल्सीटोनिन आपके पास ज़्यादा हुआ है, उसने क्या करवाया है, T3 T4 ने क्या करवाया, मेटाबॉलिक रेट को फास्ट करवा दिया, मेटाबॉलिज्म को फास्ट करवा दिया। मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा तो आपके पास हीट की प्रोडक्शन होगी, हीट की प्रोडक्शन होगी तो बॉडी का टेम्परेचर जो फॉल किया था 36 पे वो वापस 37 पे चला जाएगा। अब आपके पास TSH इसके साथ अटैच्ड है, आपके पास स्क्रीशन होती जा रही है T3 हार्मोन की, T4 हार्मोन की, इनके ब्लड के अंदर जो है वो T4 हार्मोन जो है उसका लेवल इंक्रीज करता जा रहा है। इसके अलावा बॉडी, क्योंकि मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो रहा था, बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया। अब बॉडी के टेम्परेचर का ज़्यादा होना और ब्लड के अंदर T4 हार्मोन का ज़्यादा होना, थायरॉक्सिन का ज़्यादा होना, ये स्टिमुलस के तौर पे काम करता है, यानी कि आपके पास स्टिमुलस के तौर पे काम करेगा। तो आपके पास फिर क्या करेगा, ये स्टिमुलस कहाँ पे जाएगा, आपके पास हाइपोथैलेमस पे जाएगा, ठीक है, यानी कि जो आपके पास ये मैंने 4 से मेंशन किया हुआ है ये आपके पास कहाँ पे जाएगा, आपके पास हाइपोथैलेमस पे जाएगा। हाइपोथैलेमस पे जाके ये क्या करेगा, आपके पास जो न्यूरोस्क्रीटरी सेल्स हैं हाइपोथैलेमस के उनको इनहिबिट करेगा, उनकी स्क्रीशंस को इनहिबिट करवाएगा, यानी कि रिलीजिंग फैक्टर को इनहिबिट करवाएगा। जब आपके पास रिलीजिंग फैक्टर ही प्रोड्यूस नहीं होगा तो आपके पास जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस नहीं होगा, यानी कि T4 हार्मोन का ज़्यादा होना, थायरॉक्सिन के हार्मोन का ज़्यादा होना, उसने क्या किया, हाइपोथैलेमस का जो रिलीजिंग फैक्टर है उसको इनहिबिट किया और अल्टीमेटली आपके पास जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन था उसको इनहिबिट कर दिया। जब आपके पास थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ही इनहिबिट हो जाएगा तो वो कभी भी थायराइड ग्लैंड के ऊपर जाके लगेगा नहीं, जब लगेगा नहीं तो आपके पास मजीद T4 हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ये क्या कर रहा है, आपके पास नेगेटिव फीडबैक जो वो शो कर रहा है, यानी कि थायरॉक्सिन का ज़्यादा होना TSH को कम करवा रहा है, ठीक है, थायरॉक्सिन का ज़्यादा होना TSH को कम करवा रहा है, इसी तरह से थायरॉक्सिन का कम होना TSH को ज़्यादा करवाता है। तो
तो ये हम लोग कहते हैं ये आपके पास नेगेटिव फीडबैक है, यानी कि एक एंजाइम का, एक हार्मोन का कम होना दूसरे को ज़्यादा करवा रहा है। तो अगर आपके पास इस हार्मोन का ज़्यादा होना दूसरे हार्मोन को भी ज़्यादा करवा रहा होता तो हम लोग कहते हैं ये आपके पास पॉजिटिव फीडबैक है। लेकिन ये ऑपोजिट काम कर रहा है, यानी कि इसका ज़्यादा होना दूसरे हार्मोन को इनहिबिट करवा रहा है, तो हम लोग कहेंगे ये आपके पास क्या है, नेगेटिव फीडबैक। तो ये आपके पास था फीडबैक मैकेनिज्म।